लगे हुए हैं ना, इसका नहीं लगा होगा, इसका। या इसका इसका शोएब जी, आपका रोल नंबर क्या है? यस सर, 719। जी 719। 719। तो आपने लिखा क्यों नहीं हुआ अपने नाम से पहले? तो रीनेम करें ना सर आप। मैं करने लगा। हाँ 719 ना कहते हैं। ओके सर, मैंने कर दिया। चलो ठीक है। हाँ बस ठीक है, मैं था वैसे। जी आई थिंक सो कि मेरी आवाज आपको आ रही होगी। और रिगार्डिंग जो कल हमने लेक्चर्स पढ़े थे, अगर उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो पहले वो हम देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो कल कल के अगर कोई किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे क्वेरी कर सकता है। जी 712। सर जी सर जी आपने कहा था कि मतलब टेस्ट लेना है, तो सर वो मुझे सर मसला नहीं है कि मतलब 2 टॉपिक का टेस्ट हो या 3 का हो। तो हम्म सर मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ना सर जो टेस्ट है वो हम्म सर सैटरडे की बजाय संडे को कर दें सर, क्योंकि हम सर अच्छी से तैयारी कर लेंगे सर। जब एक मतलब छुट्टी होगी सर दरमियान में, तो हम्म हम अच्छे से तैयारी कर हम्म। चले, टेस्ट को फिर मैं आज अनाउंस कर दूंगा। हम वो कोई इशू नहीं है, वो इस तरह का कोई इशू नहीं है। संडे को भी किया जा सकता है, वो मैं कर देता हूँ, वो मैं कर देता थैंक यू सर, थैंक यू सर। हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी ने रिगार्डिंग द लेक्चर करना हो? एनीवन एल्स? ओके जी, आपका क्वेश्चन? सर वो गलती से हो गया सर। नो अच्छा सर। चलें, ठीक है, दैट्स फाइन। जी और कोई अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? एनीवन एल्स? अच्छा, एक तो आपने जो प्रोबेबिलिटी है, इसका एडवांटेज एक्चुअली ये है कि इसमें ना नोट करें कि एज कंपेयर टू रिग्रेशन या इंडेक्स नंबर, टाइम बहुत कम आपका सर्व होगा कैलकुलेशन के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन अपने आप को ना देखें, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, कोई मुझसे अगर ये पूछे, एक लेमैन, कि जी मैथ या स्टैट्स क्यों पढ़ते हैं, एक लेमैन के तौर पे, मतलब वो कोई टेक्निकल नहीं है, तो मैं उससे कहता हूँ यार मैथ जो है ना वो काम करता है जो सर्फ एक्सेल करता है, जो वॉशिंग पाउडर करता है। वो कहता है जी वॉशिंग पाउडर तो कपड़ों के दाग साफ करता है, तो मैथ स्टैट्स क्या करते हैं? मैथ स्टैट्स भी दाग साफ करते हैं, लेकिन आपके ब्रेन के, दिमाग के। देखिए जो दिमाग है, आपका ब्रेन है, इंसान की एक अल्लाह ताला ने रखा है कि जितना आप इसको यूज करोगे तो उस ब्रेन उतना ही ज्यादा हेल्दी होगा ना। फिजिकल हेल्थ लेने के लिए हम एक्सरसाइज और पे वो करते हैं, तो ब्रेन को अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग करना हो, अपनी थिंकिंग डेवलप करनी हो, तो हम कहते हैं एक्सरसाइज करें। अब कौन सी एक्सरसाइज? क्या रनिंग करें? तो रनिंग करने से तो क्वेश्चन नहीं या इंटेलिजेंस नहीं आती। तो इसके लिए आप समझ लें कि लॉजिक, आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो जो लॉजिक आप करेंगे, तो जो बाग के ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, स्ट्रेन्स लगे हुए हैं, वो साफ हो जाएंगे।
और अब आप देखें कि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश के, उर्दू के और बाकी इस तरह के, उसमें तो आपने रटा लगाना होता है कि जी फलां साल में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन इसमें क्या करना होता है, इसमें सोचना होता है। और सोच एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जिससे आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना, तो जिससे लॉजिक इंप्रूव होगा। आप अपने आप को अगर थोड़ा सा वैल्यूएट करें, उस वक्त जब मैंने पहले दिन आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए तो वर्ड ही बिल्कुल नया था, सैंपल स्पेस क्या है, और देन फिर जब हम कैलकुलेशंस कर ली, तो अब आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इस पोजीशन पर आ गए हैं कि अब आपका ज़हन सोचता है, अच्छा ये भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी आप में लॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली आ गई। लास्ट टाइम हमने जो प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट किया था, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि उसमें एक टेबल बना हुआ था ऑलरेडी, एक टेबल हमारे पास अवेलेबल था, और ये जो टेबल हमें अवेलेबल था इसको मैंने नाम दिया था कि ये प्रोबेबिलिटी टेबल है। प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या था, हर वैल्यू के आगे उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन की गई थी कि जी इसकी इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी ये वाली है, इसकी है। और मैंने इसको रिलेट किया था फ्रीक्वेंसी टेबल से, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में हर वैल्यूज के आगे ये मेंशन किया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम ईच वैल्यू occurs इन द डेटा, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ बता रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू इन द डेटा, प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी टेबल का जो है वो नाम देते हैं। तो उसने तो प्रोबेबिलिटी टेबल खुद ही बना के दे दिया। तो क्वेश्चन ये था कि जी अगर उसने प्रोबेबिलिटी टेबल ही बना के दे दिया है और हम प्रोबेबिलिटी का ही चैप्टर कर रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है भाई, उसने आपको हर वैल्यू की लहदा से प्रोबेबिलिटी दे दी। और देखें, कभी मुझे 2 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी, कभी मुझे 3 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको मैंने कैलकुलेट करके एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन की थी। तो कल की एक्सरसाइज आई थिंक सो, अगर आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये कर लो। ये दोनों एक्सरसाइजेज जो थी ये आपके जो आई कैप की बुक थी उसमें से मैंने पिक की। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आई कैप ने अपने एक एग्जाम में दिया था, जो प्रीवियस जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, नॉट एमसीक्यूज। और जाहिर है कि उन्होंने अपने सारे पेपर उठा के एमसीक्यूज में ले लिए हैं, तो इट मींस कि मे बी ये भी क्वेश्चन उन्होंने अपने एमसीक्यूज में ले लिया होगा। मैं पहले इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अ मोबाइल कंपनी हैज कंडक्टेड अ स्टडी ऑन 10,000 customers about the length of time they have to wait at its customer care centers before being facilitated by the officer। आप मोबाइल कंपनियों के दफ्तर में जाते हैं, अपना कोई बिल जमा कराना है या आपने कोई सिम लेनी है, व्हाटसोएवर जो भी आपको काम है, आप जैसे ही मोबाइल कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, जो अच्छी कंपनियों के ऑफिस है, वहां पर एक टिकट लगी हुई है, आप अपना टिकट वहां से पास करते हो, टिकट ले लेते हो। तो एक्चुअली आपको कहा जा रहा है कि अब आप वेट करेंगे, और जब काउंटर पर आपको कॉल आएगी तो देन आप अपने काउंटर पे जाके जो भी वहां पर ऑफिसर होगा वो आपसे आपकी बात सुनेगा। आप फर्ज करें 10 बजे गए थे, 10:15 पर काउंटर पर आपका टिकट नंबर बोला गया है, तो जो 15 मिनट है वो बेसिकली वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेंथ ऑफ टाइम दैट हैव टू वेट। ये आपको वेट करना पड़ा है बिफोर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द ऑफिसर्स, के जो ऑफिसर था उसने आपका प्रॉब्लम जो है वो हियर किया। तो 10 मिनट जो है, जितनी देर आप बैठे रहे, टिकट लेने के बाद बैठे रहे हैं, वो आपका वेटिंग टाइम है। अब ये कंपनी इंटरेस्टेड है इस बात में शायद कि जी हमारे जो यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं वो कितना वेट करना पड़ता है। लेट्स सपोज उन्हें पता चलता है कि कस्टमर को जो है वो तकरीबन कोई आधा घंटा वेट करना पड़ता है, तो वो शायद ये समझें कि जी हमारे जो फैसिलिटीज हैं, काउंटर्स हैं, वो कम है, कस्टमर्स ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो कहीं हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे मोबाइल कनेक्शन ही को ना छोड़ दें कि वहां तो जी इंतजार ही बहुत करना पड़ता है। तो मे भी वो डिसाइड करें कि अपने काउंटर जो है वो बढ़ा दें ताकि लोगों का वेटिंग टाइम कम हो। बहरहाल ये तो मैं रीजन बता रहा हूँ कि डेटा क्यों कलेक्ट किया। अब उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था वो उनके टोटल 10,000 कस्टमर्स का डेटा सेट था। मुश्किल नहीं है, मशीन लगी हुई है, 1 महीने के बाद उस मशीन से सब पता चल जाएगा कि जी टिकट नंबर 10 जो थी वो 11 बजे इशू हुई थी, और टिकट नंबर 10 की काउंटर कॉल जो आई है वो 11:20 पर आई है। तो टिकट नंबर 10 का जो वेटिंग टाइम है वो
20 मिनट बनता है, इसी तरह से हर टिकट का वेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक 10,000 कस्टमर में से 380 कस्टमर्स, ये फ्रीक्वेंसी है, हाउ मेनी, ऐसे थे जिनको वेट करना ही नहीं पड़ा, यानी कि गए, टिकट ली, साथ ही काउंटर पे देखा तो टिकट नंबर वो कॉल हो रहा था। इट मींस कि उनका वेटिंग टाइम जो था वो 0 मिनट था। मैंने 1120 कस्टमर ऐसे थे जिनको 1 मिनट तक वेट करना पड़ा। गए 11 बजे गए, 11:01 पर उनको जो है वो कॉल आई। ये एक दिन के नहीं है, पूरे महीने में ऐसा हुआ था कि 1120 कस्टमर को 1 मिनट तक वेट करना पड़ा और फिर उनको काउंटर पे जो है वो उनको कॉल आई एंड देन वो काउंटर पे जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी कस्टमर को वेट करना पड़ा है उस फैसिलिटी पे, उस कस्टमर केयर सेंटर पे, वो 7 मिनट था और वो 330 कस्टमर्स थे 10,000 में से। तो ये एक्चुअली इस वक्त अगर मैं इसको नाम दूं तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। दिस इज फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों? फॉर ईच वैल्यू देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कहता कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी टेबल। पहली एग्जांपल जो आपने हमने जो डिस्कस की है, फर्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस की है, उसमें प्रोबेबिलिटी टेबल ऑटोमेटिकली दिया हुआ था। लेकिन इस एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी टेबल नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है और आपसे पहला स्टेप किया जा रहा है, पहले तो जरा इसका प्रोबेबिलिटी टेबल या इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो इसको जरा फाइंड करें। तो फ्रीक्वेंसी टेबल को पहले हमें प्रोबेबिलिटी टेबल में कन्वर्ट करना है। पहले तो आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी टेबल बना हुआ था, लेकिन इस वक्त आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है और फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी बनानी। बड़ा सिंपल है, फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रोबेबिलिटी टेबल में कन्वर्ट करना क्वाइट सिंपल है। 10,000 टोटल कस्टमर हैं, 380 कस्टमर्स 10,000 में से ऐसे हैं जिन्हें 0 मिनट तक वेट करना पड़ा है। अगर मैं कहूं जी कि 0 मिनट वेट करने की फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो सिंपल इज दैट डिवाइडेड बाय 10,000 NA बाय NS, ठीक है ना। NA 380 कस्टमर 0 मिनट तक वेट कर रहे हैं, कितने में से, 10,000 में से, तो वो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा रहा हूं NA ओवर NS। 380 कस्टमर्स को 0 मिनट वेट करना पड़ा है, टोटल कस्टमर 10,000 है, तो ये 0 मिनट वेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा एक और चीज नोट करें, ये जो 380 है ये F नहीं है और ये 10,000 जो है वो समेशन F है, ठीक है ना। ये तो आप कहेंगे आपने तो हमें इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, अब आप इसे प्रोबेबिलिटी कहना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल रिलेटिव, उस वक्त मैंने प्रोबेबिलिटी का वर्ड नहीं बोला था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं थे, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी नहीं थी। तो अब जो है ये जो टेबल आपको बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल की आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देते हो तो बेसिकली वही इसकी प्रोबेबिलिटीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में फ्रीक्वेंसी अगर अवेलेबल हो, वैसे भी देखें ना ये NA है, दिस इज NA डिवाइडेड बाय NS, तो ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो 380 डिवाइडेड बाय 10,000.038 एंड आई थिंक सो अब आपको क्लियर है कि हर फ्रीक्वेंसी को अगर आप 10,000 से डिवाइड करते जाएंगे हर फ्रीक्वेंसी को, तो ये प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मे बी एग्जाम में आपको वो प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी टेबल दे दे और फ्रीक्वेंसी टेबल देने के बाद आपसे कह जी इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बना दें, तो सिंपल इज दैट कि किसी भी फ्रीक्वेंसी टेबल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली उसकी प्रोबेबिलिटी ही कहलाती है। क्यों? बेसिक फार्मूला ये में रखें NA बाय NS। NA उस इवेंट की टोटल 380 हैं 0 मिनट वाले कस्टमर, और टोटल में से 10,000 में से तो NA बाय NS उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और एक चेक यही होगा कि आप नोट करेंगे कि इन प्रोबेबिलिटीज का जब आप एट द एंड सम करेंगे तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये तो आपको पता चल गया है कि ये किस तरह से आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जो चीज भी स्टैटिस्टिक्स में वेरी कर जाए, सेम ना रहे, हम दो इंफॉर्मेशन उसकी बड़ी रेडीमेडली हमारी इंटरेस्ट होगी कैलकुलेट करें। वैल्यू अगर वेरी नहीं कर रही तो मीन की जाने जाने का या मीन कैलकुलेट करने का या मीन डिस्कस करने का
कोई तुक नहीं बनता। आपने कहा ना मीन क्या करना, हर वैल्यू तो 15 आ रही है तो फिर मीन क्या करना है। ओके, वेरियंस वेरिएशन मेजर करता है, अगर सारी वैल्यूज 15-15 है तो वेरिएशन मेजर करने का क्या कंसर्न है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो मीन वेरियंस नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगर डेटा सारी की सारी डेटा वैल्यूज एक जैसी हो, लेकिन वहां पर ये जरूर तो इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी चाहिए जब ये वैल्यू वेरी कर रही हो। अब ये क्या चीज वेरी कर रही है, हमारे पास वेटिंग टाइम वेरी कर रहा है, कोई ये 0 मिनट वेट कर रहा है, कोई 1 मिनट वेट कर रहा है, कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 7 मिनट कर रहा है, तो सबका तो वेटिंग टाइम एक जैसा नहीं है। चूंकि ये वेरी कर रहा है और कोई हमसे ये पूछे कि उस कस्टमर सेंटर में कस्टमर्स को कितना वेट करना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है, तो हम तो नहीं बता सकते कि कितना वेट करना पड़ेगा, कि इसलिए कि यहाँ पर किसी का वेटिंग टाइम ज्यादा है और कहां पर, और किसी का जो वेटिंग टाइम है वो कम है, तो हमें तो नहीं ये चीजें वेट करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस इसलिए कि हमने वेरिएशन मेजर करनी है, वेरिएशन हमने कैलकुलेट करनी है कि वेरिएशन किस तरह से ये सारी की सारी जो वेरिएशन है वो आपको आ जाएगी। तो मीन और वेरिएंस के साथ हमने ये सारी की सारी हमने कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस द्वारा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी टेबल बना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी टेबल से हम किस तरह से ये मीन और वेरिएंस द्वारा जो है प्रोबेबिलिटी टेबल से वो किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए कि आप टेबल से ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअली परफॉर्म करें, तो इसके लिए जो आप कैलकुलेशंस करेंगे, उस कैलकुलेशंस के लिए आप याद रखें कि फ्रीक्वेंसी टेबल का जो मीन था वो था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यही पढ़ा था ना हमने। ये तो था मीन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल हो, फ्रीक्वेंसीज हो, लेकिन अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी टेबल का, तो सिंपल इज दैट, बस आप फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी बना दीजिएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी टेबल के मीन का फार्मूला बन जाएगा समेशन पी। मैंने कहा था ना बड़ी रिजेम्बलेंस है इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ प्रोबेबिलिटी की, और फर्क किसका बनता है, क्या आता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी का आपस का ये चेंज ओवर आता है। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी की बजाय जो है वो प्रोबेबिलिटी लिख दी। मीन आ गया, मीन को आप बिल्कुल एक्स बार, वही नोटेशन तो वही है मीन के लिए। अच्छा, एक और चीज इसमें थोड़ी सी और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। हमें ये पता है कि जो तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम आता है वो 1 आता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा, तो फिर तो ये वाली जो ऑप्शन नीचे ऑप्शन आ रही है ये भी फिर खत्म हो जाएगी, और इस ऑप्शन खत्म होने के बाद यहां पर सिर्फ प्ले 1 रह जाएगा, और विच वन इज इक्वल टू, सिंपल इज दैट, समेशन पी एक्स रह जाएगा सिर्फ। तो बिल्कुल ये समेशन जो है वो पी एक्स फार्मूला जो है वो आपके पास रह गया। तो जो मीन है उसको हम जो प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन है वो समेशन पी एक्स, आप ये समझ लें समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ की बजाय समेशन पी कर दिया, समेशन पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो सिंपल इज दैट, प्रोबेबिलिटी को एक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो हम प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन जो है, प्रोबेबिलिटी टेबल का मीन वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मीन है, मीन को हम अल्टरनेटिवली एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कॉल किया जाता है। तो फिर इसकी बजाय हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, मीन इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। कोई रीजन नहीं है, बहाल ये बड़ा इसकी एक प्रॉपर रीजनिंग है
कि क्यों हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिवाय इस वर्ड को यूज करने के आपके नेक्स्ट कोर्स में कोई इसकी और खास जरूरत नहीं है, तो फिर हम इसको जो है वो ऐसा हम इसको यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज इसको हम जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो है वो नाम दें। तो ये तो था कि मीन जो है वो मीन हमने किस तरह से यूज जो है वो करना है। अच्छा, इसी तरह से वेरिएंस है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार सॉरी एक्स डेटा जो है, अगेन वही प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला, लेकिन समेशन पी एक्स स्क्वायर, याद करें वेरिएंस का फार्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर हमने लिखा था वहां पर, माइनस समेशन पी एक्स और होल स्क्वायर, समेशन पी एक्स एंड होल स्क्वायर, समेशन पी एक्स एंड होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, वेरिएंस को भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह से मीन को हमने लिखा था, तो मीन की बजाय आप वेरिएंस को भी एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन आपके चूंकि आई कैप की बुक में मैंने नोट किया, पढ़ा कि उन्होंने वेरिएंस को एक्सपेक्टेड वैल्यूज की फॉर्म में लिखा हुआ है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसलिए हमने जस्ट राइट आउट करना है। ये जो एक्सप्रेशन है जिस वन, इसको आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड एक्स के माइनस, और ये याद है पहले ही हमने लिखा था एक्सपेक्टेड एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये एक्सपेक्टेशन फॉर्म में कैलकुलेशन के लिए हम यही वाली ऑप्शन यूज करेंगे। कैलकुलेशन में हम मीन और वेरिएंस की यही ऑप्शन यूज करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन फॉर्म में मीन को आप अगर मीन को एक्सपेक्टेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे मीन को हम एक्सपेक्टेशन में ऐसे लिखेंगे और जो वेरिएंस है उसको एक्सपेक्टेशन फॉर्म में एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स और होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम उसको एक्सपेक्टेशन फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो है ये आपके पास मीन और वेरिएंस जो है वो हमने कैलकुलेट करके एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर दी कि जी ये मीन होगा और ये उसके जो है वो वेरिएंस है। तो आई थिंक सो कि अब आपको प्रोबेबिलिटी टेबल में मीन और वेरिएंस का क्लियर हो गया कि अगर प्रोबेबिलिटी टेबल मेंशन हो और हमें उसका मीन फाइंड करना हो, वेरिएंस फाइंड करना हो, तो किस तरह से हम उसका मीन वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन फार्मूला पढ़ा था ना एक्सपेक्टेशन फॉर्म में, यानी कि वो एक्सपेक्टेशन फॉर्म में जस्ट आप लिख ऐसे दें, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगी, समेशन पी एक्स, पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स है, ये पी है और ये जो है वो पी एक्स आ जाएगा एंड देन अप्लाई इट्स सम, तो ये इसका सम आ जाएगा 3.49। हाँ, इसका मतलब वही, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग वही है, मीन है, मीन वेटिंग टाइम है, तो कस्टमर को ऑन द एवरेज 3.5 मिनट के राउंड अबाउट वेट करना पड़ता है। हर कस्टमर नहीं जी, हर कस्टमर तो नहीं है, किसी को 5 मिनट भी वेट करना पड़ता है, किसी को 7 भी और किसी को इवन 1 भी। तो फिर ये 3.5 क्या चीज हो गई, ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। पढ़ा था ना एवरेज के राउंड अबाउट दिस नंबर, नॉट ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू दिस वन बट राउंड अबाउट दिस नंबर। अब तमाम वैल्यूज जो हैं, तमाम कस्टमर्स जो हैं, उनको तो 3.5 मिनट वेट नहीं करना पड़ रहा, या 3.49 ऑलमोस्ट 3.5 मिनट तो नहीं वेट करना पड़ रहा, लेकिन क्या है, इसके राउंड अबाउट है, इसके इर्द गिर्द है, इसकी सराउंडिंग्स में है। क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स में है या इसके राउंड अबाउट है, तो देन हम फिर इसका वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसका वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो हम इससे इसका वेरिएंस भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, समेशन पी एक्स के माइनस समेशन पी एक्स एंड देन इट्स होल स्क्वायर, जो अभी हमने किया। तो आपने आप समझ लें कि ये प्रोबेबिलिटी टेबल से मीन और वेरिएंस के फार्मूले, तो x को स्क्वायर करके p से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर दिस नंबर मल्टीप्लाई विद p टू गेट द px स्क्वायर। और ये वही कॉलम्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको कहे थे कि पूरी स्टैटिस्टिक्स में हमें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती रहनी है कि जी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इंडेक्स नंबर में भी देखें, मेनली हमने यही किया था
कि जी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन इसका टोटल हमने यूज किया विच इज 15.334 15.334 and then summation px and then take its whole square to 3.14 which is its variance. तो जो क्वेश्चन था कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डेटा जो वेरी कर जाए, जिसमें वेरिएशन आ जाए, उसका हम मीन भी फाइंड करेंगे। तो मैंने मीन वेटिंग टाइम भी फाइंड कर लिया और उसका जो वेरिएंस है वो भी हम डिटरमिन कर पाएंगे। अब कुछ जिस तरह से पिछले प्रोबेबिलिटी टेबल के कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी टेबल वैसे इस एग्जांपल में तो हमने खुद बनाया है, ये खुद हमने प्रोबेबिलिटी टेबल बना लिया है, और इसके अब रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर मस्ट वेट, उसे वेट करना पड़ेगा बिफोर बीइंग फैसिलिटेटेड। अब ये तो मेंशन नहीं है कि उसे कितना वेट करना पड़ेगा। कहता क्या चांस है कि अगर कोई कस्टमर है वो अपने सर्विस सेंटर में अपने काम के लिए आता है, क्या चांस है कि उसे वेट करना पड़ेगा। ये मेंशन नहीं है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आप ये समझ लें कि वो जो कस्टमर है उसे ये वो सारे वो कस्टमर्स हैं जिन्हें वेट करना पड़ा है ना। एक चाहे 1 मिनट है तो उसने भी तो ये लिखा ना, मस्ट वेट करना है उसे। अब ये नहीं पाया कि 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, या और बोल रहा हूं वर्ड, और 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, और 3 मिनट, और 4 और 5 और 6 और 7। ये सारे वो कस्टमर हैं जिन्हें वेट करना पड़ा है। क्योंकि 1 मिनट वेट करना उसे पड़ेगा, या उसे 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, या उसे 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इन सब की सब प्रोबेबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो हमें सम कर लेना है प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम 1 to 7। एक्स की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, ये हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट कह दें। तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम कर लें। ओके, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। चूंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, इसे ए कह लें लाइक, तो ये फिर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बजाय इसके कि इवन आपने करना भी चले कैलकुलेटर से ही है, लेकिन फिर भी तो आपको 6 वैल्यू जो है 7 वैल्यू जो हैं वो ऐड करनी होगी। तो इससे बेटर ऑप्शन ये नहीं थी कि आप 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते, एंड देन आप लोगों उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर पाते। तो मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू, x की प्रोबेबिलिटीज 1 से लेके 7 तक आपने जमा करनी थी। ऐसे भी किया जा सकता था। अल्टरनेटिवली क्या करें कि आप 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, ये बात लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा। तो 96% चांस है, 96% चांस है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो किसी सर्विस सेंटर पे जाएगा और ये समझे कि मैं जैसे ही जाऊंगा मेरी बारी आ जाएगी, मुझे वेट करना ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो 1 मिनट है, 2 है, 3 है, तो 96% चांस है कि उसे जो है वो वेट करना ही पड़ेगा, यानी कि उसकी बारी नहीं आएगी, उसे कुछ ना कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। फोर्थ वन है दैट अ कस्टमर हैज टू वेट तो उसे करना पड़ा है फॉर लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से कम वेट करना है, यानी कि 2 मिनट से कम उसे वेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स में ये लिखें कि उससे वेट नहीं करना पड़ा, तो आप कहेंगे 0 मिनट वेट करना पड़ा है, मींस कि वो 2 से कम है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेस देन 2 होनी चाहिए। तो ये 2 वैल्यू लेस देन 2 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लेंगे, तो ये वो वाली प्रोबेबिलिटीज हैं जिनको आप कहेंगे कि जी 0 और 1। मैंने जरा समेशन फॉर्म में लिख दिया है ताकि मैं बार बार वो लेंथी ना लिख सकूं। तो इससे मतलब है x की वैल्यू 0 और फिर x की वैल्यू 1 तक जितनी भी वैल्यूज हैं सबको आपने सम कर लेना है, यानी कि ये 2 वैल्यूज आप सम अप कर लेंगे, तो ये बनती है 0.15। वैसे भी ऐड करना 8 और 2 10, 1 कैरी 4 5 और 1 एंड देन डेसिमल, तो 0.15। 15 मिनट चांस है कि अगर कोई कस्टमर जो है 15% चांस है
कि अगर कोई कस्टमर किसी सर्विस सेंटर पे जाएगा, वो कहेगा यार मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैंने आगे भी काम जाना है, इंतजार करना पड़ेगा, क्या चांस है कि मुझे 2 मिनट से कम ही वहां इंतजार करना पड़े? तो रिस्क तो है, तो 15% चांस जरूर है उसके पास कि शायद उसे 2 मिनट से कम जो है वो। फिफ्थ पार्ट है, द कस्टमर हैज टू वेट बिटवीन, दरमियान, 2 to 5, बिटवीन दरमियान, इसका मतलब 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो बिटवीन 2 to 5 मिनट उसे वेट करना पड़ेगा। तो ये बनते हैं 3 मिनट और 4 मिनट। तो मैंने लिख दिया कि x3 और x4 तक जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं 2 बनती हैं, इनको आप सम कर लेंगे तो राउंड अबाउट 37% चांस है कि उसे या तो फिर 3 मिनट वेट करना पड़ेगा या 5, यानी 2 से ज्यादा लेकिन 5 से कम। लास्ट वन, दैट अ कस्टमर हैज टू वेट मोर देन 5, मोर देन 5, 5 नहीं, 5 से ज्यादा, ये 2 रीडिंग 5 से ज्यादा है, 6 और 7। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे कि x from 6 और x7 एंड देन इट्स प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ कोशिश की कि आई कैप ने, आई कैप ने ये जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया था वो सिर्फ इतना ही था कि कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी टेबल एंड फाइंड द मीन वेरिएंस, लेकिन मैंने फिर अपने तौर पर 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड किए ताकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो जो लास्ट 3 क्वेश्चन किए थे, पहले 2 में डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी टेबल ही मेंशन था और अगले तीसरे इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल मेंशन था, और मैंने उस फ्रीक्वेंसी टेबल से प्रोबेबिलिटी टेबल जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो बना लिया। और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कॉल करते हैं, मीन आल्सो कॉल, ये नहीं कि इस टेबल में, किसी जगह पर भी, किसी भी स्टैटिस्टिक्स में, फॉर एवरीवेयर, तो वो मीन भी बोल देगा और कह देगा जी एक्सपेक्टेड फाइंड करें। तो एक्सपेक्टेड फाइंड करने से मुराद क्या होगी कि उसका मीन फाइंड करें। अच्छा, ये 2 प्रॉब्लम भी आई कैप की मैंने कोशिश की आई कैप की बुक देखूं, और जो अगर उसमें ऐसी चीजें जो उसने डिस्कस की हुई हैं जो कि शायद इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी तो मैं ज़ाहिर है अपने नोट्स में कवर कर ही रहा हूं, तो मैंने उसको भी साथ साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट किया। इन अ गेम अ मैन इज पेड 50, लेकिन ना प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस है। तो उसने कहा है कोई गेम थी, उसमें आदमी को 50 रुपए पे किए जाएंगे, गिफ्ट दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। कब? इफ ही गेट्स ऑल हेड्स or all tails when 4 coins are tossed। 4 सिक्के थ्रो करने हैं, चारों के चारों सिक्कों पर या तो चारों के चारों सिक्कों पर हेड आ जाए, ऑल हेड्स, या चारों के चारों सिक्के जो उसने थ्रो किए हैं उसके ऊपर टेल आए। कहता है इस 2 सूरतें ऐसी हैं, 4 सिक्के थ्रो करने के लिए उसे दिए जा रहे हैं, चारों पर अगर वो हेड आ जाए या चारों पर टेल आ जाए तो हम समझेंगे कि वो आदमी विन कर गया है, एंड देन उसे वो 50 रुपीज जो है वो एज अ विन प्राइस दिया जाएगा। एंड ही पेज आउट, वो आदमी पे करेगा 30 रुपए, यानी कि जीतने की सूरत में उसे 50 मिलेंगे और हारने की सूरत में अगर ना ऐसा कर सका, गेम लगा रहा है ना तो हार गया, नहीं आए तो उसे 30 रुपए जो है वो पे आउट करने हैं। जैसे अक्सर आप ये कुछ एग्जीबिशन वगैरह पे जाते हैं तो वो आपको कोई रिंग सा दे देते हैं, कहते हैं ये 15 रुपए की एक अटेम्प्ट है, अगर आप ये रिंग डाल लेंगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएगा, तो आप अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पर भी कहा गया जी 4 सिक्के थ्रो कर दें, अगर सारे हेड या सारे के सारे कॉइन्स पर टेल आ गया तो आप विन कर जाएंगे और आपको 50 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप 30 रुपए जो है वो एक्चुअली जो है ना वो आप लूज कर जाएंगे। कब? जब 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए या 3 हेड आ जाए, तो ये आप ये जो चीजें जो है वो लूज कर देंगे। और फिर क्वेश्चन किया जा रहा है हिज एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड मीन कह रहा है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड गेन। कहता है ये शख्स अगर बार बार गेम खेले, ज़ाहिर कभी जीत जाएगा 50, नहीं आएगा तो हार जाएगा 30। एक्सपेक्टेड कहता नेट शेल ऑन द एवरेज, अगर वो काफी दफा ये गेम खेलता है तो
नेट शेल बताएं कि वो विन करके कुछ पैसे लेके जाएगा या कुछ पैसे दे के ही जाएगा, डेटा उसने दिया हुआ है। तो पहले हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड गेन, जिसे मैं आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड एक्स कह दूं, और कैलकुलेशन इसकी हमने करनी है समेशन पी एक्स के साथ, ठीक है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक्स मींस डेटा। अब डेटा हमारे पास क्या है 50 और 30, लेकिन ये 50 गेन है और 30 जो है वो पे आउट करेगा। तो मैंने इस डेटा को लिख दिया एक्स डेटा, या वो 50 गेन करेगा प्लस, या वो 30 जो है वो पे आउट करेगा, नेगेटिव के साथ मैंने लिख दिया। तो माइनस 30 रुपए को तो नहीं नोट होता ना, तो इसको लिखने का मतलब ये है कि ये गेट नहीं करेगा, ये पे आउट करेगा, और जो 50 है वो प्लस है तो इसका मतलब गेट करेगा। चले जी एक्स तो आ गया, अब हमें पी चाहिए। तो 50 गेन करने की प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है। 4 कॉइन फ्लिप किए जा रहे हैं। याद है अगर आप एनएस की बात करें, एक कॉइन, दूसरा कॉइन 2 पॉसिबल आउटकम, तीसरा कॉइन 2 पॉसिबल आउटकम और चौथा कॉइन 2 पॉसिबल आउटकम, 2 to the raise power 4, 16 एनएस बन गया। एनएस इज 16, ये तो आ गया टोटल। अब विन करना है ऑल हेड्स और ऑल टेल्स की फॉर्म में, और ये दो ही आउटकम बनेंगे ना ऐसी। 4 क्वाइन है, सारे के सारे हेड आ जाएं या सारी के सारी टेल आ जाएं, तो दो ही आउटकम ऐसी बनेगी। तो NA by NS 2/16, तो विन करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये जो विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/16, और मैंने इसको एक्चुअली डेसिमल में लिख लिया 0.125। तो 50 रुपए विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, 12% चांस है कि वो 50 रुपए विन करेगा, 12.5%, और 87.5% चांस है कि वो 30 रुपए जो है वो लूज कर जाएगा अगर वो बार बार ये गेम खेले। हमने जो कि एक्सपेक्टेड फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड का मतलब है समेशन पी एक्स, पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन साथ रखा और साथ नेगेटिव, और देन समेशन करनी है, समेशन परफॉर्म करनी है। तो समेशन की तो -20 रुपीज। अब -20 रुपए नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे कि अगर वो इन कंडीशंस के साथ बार बार ये गेम खेलता है तो नेट शेल वो 20 रुपए दे के ही जाएगा, पे आउट ही करेगा। तो देन एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, गेन तो नहीं आया, नेगेटिव की वजह से कह रहा हूं। तो अगर इन कंडीशंस के तहत वो बार बार अपनी कोई गेम खेलता है तो कहता है नेट शेल जो होगा वो 20 रुपए जो है वो पे करके ही जाएगा। आल्दो जीतने की सूरत में उससे 50 रुपए मिलते हैं, हारने की सूरत में वो 30 रुपए पे करने पड़ते हैं, लेकिन जीतने के उसके जो चांसेस हैं वो एक्चुअली कम है, ठीक है ना, 12.5% है, और हारने के जो चांसेस हैं वो एक्चुअली जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आप जो है ये सारी की सारी ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो आपके पास। सिमिलर पैटर्न पर एक और एग्जांपल है, बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक a person can make a profit in 1 year is 5,000 with a probability of 0.4। तो 40% चांस है कि अगर वो कोई शख्स एक जगह इन्वेस्ट करता है तो उसे 5,000 रुपया उसे मिल जाएगा। कहता 40% चांस है कि उसे 5,000 रुपया जो है वो एज अ प्रॉफिट अर्न होगा। और टेक अ लॉस, इसका मतलब नुकसान भी हो सकता है, और टेक अ लॉस ऑफ 1,500 रुपए उसको बिजनेस में नुकसान होगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8। इस वक्त उसने प्रोबेबिलिटीज भी खुद ही दी हुई हैं। कहते हैं एक्सपेक्टेड गेन, फिर बताएं, क्वेश्चन वही है, मीन एक्सपेक्टेड गेन मीन एक्स, प्रॉफिट की सूरत में प्लस, लॉस की सूरत में नेगेटिव, प्रॉफिट की सूरत में प्लस, लॉस की सूरत में नेगेटिव। आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज भी मेंशन की गई हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब है मल्टीप्लाई करके एंड देन 800 रुपया उसे एट द नेट सेल होगा, यानी कि अगर दोनों रिस्क बार बार अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, 5,000 रुपया अगर उसे आप कहेंगे प्रॉफिट तो फिर 5,000 था लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना, 0.4 है। लॉस अगर कम है, 1,500 का लॉस है लेकिन उसके होने का चांस ज्यादा है,
तो नेट शेल जो है ये प्लस आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो गेन ही करेगा और वो 800 रुपए के राउंड अबाउट। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके बुक में, आई कैप ने आपकी बुक में जो है वो मेंशन किए हुए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट ये यहाँ तक 2-3-4 प्रॉब्लम्स जो थे वो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो है वो एक ही तरह के ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही तरह के ये प्रॉब्लम जो थे वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमने अभी प्रोबेबिलिटीज पढ़ी हैं और प्रोबेबिलिटीज हमने देखा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। मैं जरा एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स when find the probability of two heads when a part 2 coins toss, 2 सिक्के फेंके जाएं, बी पार्ट 4 coins toss, 4 सिक्के फेंके जाएं, सी पार्ट 10 coins toss, 10 सिक्के फेंके जाएं, 40 coin toss, 40 सिक्के फेंके जाएं। अब जो मैंने आपको टीच किया फिलहाल उसके मुताबिक तो NA ओवर NS है, NS बनाना है। 2 कॉइन का NS 4 आउटकम्स बनती हैं, शायद हम बना भी सकें। 4 कॉइन का आउटकम्स सैंपल स्पेस 16 बनती है, थोड़ी सी एफर्ट करें बना सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा लंबा बन जाएगा सैंपल स्पेस। 2 टू द रेस पार्ट 10, 10 है ना, 10 सिक्के हैं, तो ये तो मेरे ख्याल 10 से 24 आउटकम्स बनती हैं, 1024 आउटकम्स। तो पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाएं 1024 आउटकम्स की, और फिर ये तो खैर उससे भी बियॉन्ड चलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 4 आउटकम्स बनाना तो शायद हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं था। ये 4 बन गई, 16 भी बना सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करें तो, लेकिन ये जो 1024 आउटकम बनाना और फिर ये 2 की पार 40 आउटकम बनाना, ये तो बड़ा इशू आ गया। और आप नोट करें कि पहले मैंने जितने भी आपसे प्रॉब्लम शेयर किए थे तो शायद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था जिसमें मैंने आपको कुछ इस तरह की बस यही था कि 2 कॉइन, 4 कॉइन, 6 कॉइन, 8 कॉइन, 10 कॉइन, तो इस तरह की हम सिर्फ बात, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक थोड़ा सा मशीन की जरा वर्किंग समझते हैं। मशीन कैसे काम करती है, आम मशीन जिसमें हम रॉ मटेरियल डाल देते हैं और मशीन उसकी प्रोसेसिंग करके, और मैं अभी एक्चुअली इस पर वापस आता हूँ कि मैं मशीन की तरफ क्यों चले गया हूँ। तो जरा देखते हैं मशीन हमें क्या एडवांटेज देती है। फिर ये जो इशू मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर हम किसी मशीन से करवा लेंगे। हम जो सैंपल स्पेस बनाते रहें और कहेंगे तो बड़ा लेंथी है, मशीन अब इंसानों ने बनाई इसलिए थी कि जी वो काम जो शायद दिनों में घंटों में उनसे परफॉर्म कर सकते थे, उन्होंने मशीनें इजाद कर ली और वो काम जो है वो घंटों की बजाय सैकड़ों में, मिनटों में उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हम पहले जरा मशीन, बड़ा सिंपल सी वर्किंग है मशीन की। आम मशीन में रॉ मटेरियल जो है, मशीन में रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, रॉ मटेरियल आप मशीन में यूज करते हो। मशीन उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर देती है, एंड देन प्रोसेसिंग के बाद वो उस रॉ मटेरियल से आपको आउटपुट मिल जाती है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है। कपड़ा बनाने की मशीन है, धागा डाला और ये डाला, कपड़ा बन गया। शू बनाने की मशीन है, लेदर का पीस डाला और शू बन गया। ये मशीन की वर्किंग है। बिल्कुल इस मशीन की तरह अब हम क्या करेंगे, हमने भी एक मशीन बनानी है, लेकिन वो जो हमने मशीन बनानी है वो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, उस मशीन की प्रोडक्ट हमने उससे बनवानी है कि वो जो मशीन है वो हमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दे। प्रोबेबिलिटी, ऐसी मशीन हो जो हमें प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करके दे।
रॉ मटेरियल के तौर पे हम उसके अंदर वो जो रॉ मटेरियल है हम उसके अंदर वेरिएबल जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी 2 हेड 3 हेड 4 हेड वो इसमें इंसर्ट कर देंगे एंड देन वो जो प्रोबेबिलिटी समझ लें हमने प्रोबेबिलिटी बनाने वाली अब मशीन बना ली है तो हमें उस मशीन ने क्या करना है प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हमें बना बना के आउट कर देगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ओके जी हमने ये अच्छा काम किया कि एक हमने जो है वो मशीन बना ली। अब जरा मैं जो वर्ड मशीन बोल रहा हूँ आज भी आपकी जब क्लास आईटी की हो रही थी तो मैं थोड़ा सा बिफोर टाइम पीछे आके बैठ गया तो टीचर आपको फंक्शन पढ़ा रहे थे बिल्कुल यही फंक्शन आप हमने यहाँ पर भी पढ़ने हैं। उस फंक्शन में आप क्या करते हो जब मैं बैठा था तो वो आपको एवरेज का फंक्शन समझा रहे थे और विद इन पैरेंथेसिस वो कहते थे जी कि आप आई थिंक सो आर्गुमेंट भी कह सकते हैं या आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो दो चीजें हो गई कि फंक्शन एवरेज का और फिर इसको हम आर्गुमेंट्स कह देते हैं। तो क्या किया उस फंक्शन ने इस रॉ मटेरियल के ऊपर वर्किंग की और आपको आउटपुट जनरेट करके दिया 6.75। तो एवरेज एक मशीन थी एवरेज बनाने की मशीन थी उसमें हमने डेटा एज अ रॉ मटेरियल इंसर्ट किया और उस डेटे की फिनिश प्रोडक्ट जो कि एवरेज थी वो 6.75 जो है वो बन के बाहर आ गई। अब हमने भी कुछ ऐसी ही मशीन जो है वो बनानी है लेकिन हमें वो मशीन क्या प्रोवाइड करे वो हमें प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करे। हम उसमें वेरिएबल डाल देंगे हम कहेंगे अच्छा यार 10 कॉइन है तो ये ऐसी मशीन बनी हुई है जो 10 कॉइन के एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगी उसी को यूज करूंगा मैं और कहूंगा ये 40 कॉइन की प्रोबेबिलिटी है ये 50 कॉइन की प्रोबेबिलिटी है ये 60 कॉइन की प्रोबेबिलिटी तो हमें इससे बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं होगा। लेकिन वो जो आपने फंक्शन यूज करना है यहां पर कि जी कौन सा फंक्शन हमने यूज करना है तो आपने यूज करना है कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसका काम प्रोबेबिलिटियां कैलकुलेट करना हो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपने यूज करना है। तो नेक्स्ट हम आपको अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ाएंगे यानी ऐसी मशीनें पढ़ाएंगे आप ऐसा कह लें रफ लैंग्वेज में ऐसी मैं मशीन आपको बताऊंगा यानी कि ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसमें आपको सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। कॉइन 10 हो 100 हो 1000 हो नो नीड बड़े आराम से हम एक मशीन बनाई हुई होगी हम उस मशीन में यानी कि फार्मूले में इंसर्ट कर देंगे एंड देन इजी पिकिंग के साथ हम उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फंक्शन जो है वो कोई एक फंक्शन होगा तो शायद ऐसा नहीं है। किसी भी आप ऐसा समझ लें किसी भी घर में अगर आप कोई इक्विपमेंट लेकर आते हो कोई बच्चे का खिलौना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट उस खिलौने को चलाने के लिए उस खिलौने की कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। प्री रिक्विजिट्स यानी कि ये जो खिलौना है अगर आपने इस खिलौने को चलाना है तो इसका प्री रिक्विजिट ये है कि इसमें इतने सेल होने चाहिए इसमें इतनी बैटरीज होनी चाहिए इसमें फ्ला होना चाहिए। अगर वो प्री रिक्विजिट पूरे होंगे तभी वो खिलौना ऑपरेट हो सकता है अदरवाइज वो ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल इस तरह से ही हमारे कोर्स में 4 प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं 4 फार्मूले हैं प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लेकिन हमारी इसमें चॉइस नहीं होगी यदि जौन सा मर्जी यूज करके नहीं ऐसा नहीं है हर फार्मूले का प्री रिक्विजिट होगा। हम कहेंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है क्या डेटा उस फार्मूले के प्री रिक्विजिट्स पूरे कर रहा है उसकी कंडीशंस पूरी कर रहा है। अगर तो वाकई वो डेटा उस फार्मूले की कंडीशंस पूरी कर रहा होगा तभी हम जो है वो उसको यूज कर लेंगे। जैसे घरों में होता ना ये फलां जी इसको इतनी बिजली चाहिए इसको इतनी बिजली चाहिए तभी ये यूज हो सकता है वरना नहीं।
तो वो जो 4 फार्मूले हैं उसमें जो पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का, उसका नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला। बाइनोमियल ये नाम है उस फार्मूले का, जो कि आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, वो आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके देगा। तो ने फर्स्ट फार्मूला बाकी इस तरह से बाकी 3 भी जो है वो पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये फार्मूला हमने कब यूज करना है। दिस फार्मूला और डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट ऐसा कोई भी डेटा जिसमें वेरिएबल डिस्क्रीट हो। लाइक अगर मैं कहूं कि कोई क्लास है और उसमें से मैंने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि वो जो 10 स्टूडेंट मैंने पिक किए हैं उसमें 6 स्टूडेंट बॉयज होंगे। अब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मीन्स कहने का है डिस्क्रीट होंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे ना। हमने पढ़ा था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस। दूसरी चीज कॉन्टिन्यूस, कि जी अगर कोई हमारे पास क्लास है और हम उस क्लास में से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करें, क्या चांस है कि वो जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है उसकी हाइट 5 से 6 फीट के दरमियान में हो। 5 से 6 फीट के दरमियान में उसकी हाइट हो। यस, ये जरूर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बन जाएगा। तो याद रखना है कि जो बाइनोमियल फार्मूला है इसका पहला प्रीरिक्विजिट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज आपको कैलकुलेट करके दे सकता है जहां पर जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट हो। नंबर ऑफ गुड आइटम्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। लेकिन जहां पर बात होगी टाइम की, हाइट की, तो ये तो फिर कंटिन्यूस बन जाएगा। तो पहली कंडीशन, इट इज सुटेबल व्हेन द डेटा सेट इज डिस्क्रीट। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, शायद यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें फौरन गैस हो जाएगा कि जी वाकई ये तो बाइनोमियल से कर सकते हैं। अच्छा, बाई का मतलब होता है 2, मैंने रेड किया होगा, बाई 2। और ये तमाम उस एक्सपेरिमेंट पे जो होंगे तो डिस्क्रीट ही, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को, तो सिर्फ 2 पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। 2 पॉसिबल। लाइक फर्ज करें कोई स्टूडेंट है और आप एग्जाम उसने दिया है, तो उसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। कॉइन टॉस किया है, 2 पॉसिबल रिजल्ट हैं, या कॉइन के ऊपर हेड आएगा या टेल आएगी। स्टूडेंट की जेंडर नोट करनी है, मेल है कि फीमेल है, पास है कि फेल है। आइटम को चेक कर रहे हैं, या वो आइटम गुड होगा या डिफेक्टिव। देखिए ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं, ये सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसमें जो आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं। डाइस थ्रोइंग में नहीं। डाइस थ्रो करेंगे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 पे भी। तो दैट वाज नॉट बाइनोमियल डेटा, वहां बाइनोमियल अप्लाई नहीं होगी। हम चेक करना चाहते हैं वो मेल है, फीमेल है, हेड है कि टेल है, सक्सेस है कि फेलियर है। लेकिन जहां पर मैं बात करूंगा कि हाइट कितनी है, तो 2 पॉसिबल तो नहीं ना आउटकम, तो वहां नहीं अप्लाई होगी। तो बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करने के लिए समझ लें एक बड़ी पक्की निशानी ये है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हो, आपने कहना ये बाइनोमियल फार्मूले से हम यूज करेंगे। लेकिन अब जरा ना बड़ी जो मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये आपने याद रखनी है, एग्जाम में आती हैं। एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है जी कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है और उस एक्सपेरिमेंट में ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, और आपसे वो क्वेश्चन करता है कि बताएं जी इसके ऊपर चारों में से, जाहिर है अभी तो आप 1 पढ़ रहे हो, फिर 4 पढ़ लेंगे, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो है आप यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हो। वो शायद आपको कैलकुलेट करने के लिए ना कहे, वो ये नहीं कहेगा कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, वो सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि चारों में से आप कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि आप यहाँ पर जो है वो यूज कर आप अप्रोप्रिएट। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, द एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड ट्रायल्स, यानी कि एक दफा नहीं वो परफॉर्म करना। क्वाइन है, फ्लिप किया जा रहा है, अगर आपको मैं ये कहूं कि जी
क्या चांस है कि 2 दफा हेड आएगा? बता ही नहीं रहा कितनी दफा फेंका है, 3 दफा फेंका है, 4 दफा फेंका है, 10 दफा फेंका है, तो वो बताना मेंशन है, और उसको हम एन से लिखा करेंगे। अगर मैं ये आपको पूछूं कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 बॉयज सेलेक्ट होंगे, बताए नहीं कितने सिलेक्शन की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रायल्स। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आइटम डिफेक्टिव होंगे, सिलेक्ट कितने किए हैं बता ही नहीं रहा, तो एन आपको बताना होगा। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि टोटल कितने ट्रायल्स किए गए, ट्रायल्स मीन सिलेक्शन की गई है 10 स्टूडेंट की, तो मैं कहूंगा 10 ट्रायल हुए हैं, पहले एक लिया, सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट, 10 दफा ये काम किया है, तो इसको हम ट्रायल्स का नाम दे देते हैं। तो ट्रायल मेंशन होना जरूरी है अगर हम बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करना चाहते। ये वही कंडीशन है, ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, तो इसी वजह से इसका नाम पाई है। यस नो टाइप एक्सपेरिमेंट, जैसे कॉइन है, बिल्कुल वो हेड टेल आएगा, सक्सेस फेलियर। तो हर जो ऐसा एक्सपेरिमेंट के जिसमें जो आउटकम्स आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ले सके, यस नो, ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस किसे कहना है? डोंट से कि जी गुड या पास होना सक्सेस है। लाइक मैं क्लास में आया हूं और मुझे पता चला है क्लास कुछ रिजल्ट आ गया है और कुछ स्टूडेंट फेल हो गए हैं, कुछ पास हो गए हैं, और मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं फेल कौन है, तो फिर तो मैं, अगर मुझे फेल स्टूडेंट मिल जाए तो मैं तो यही कहूंगा ना ये सक्सेस है, ठीक है ना। इसी तरह से कॉइन टॉस हो रहा है, हेड को सक्सेस कहना है कि फेल को? इट मे बी मैंने टेल कॉल किया है, तो मेरे लिए तो सक्सेस उस वक्त आएगी जब टेल आएगी। कुछ बल्ब्स पड़े हुए हैं, मैं तलाश कर रहा हूं अच्छे बल्ब, तो मेरे लिए सक्सेस वही आएगी जो अच्छा बल्ब निकल आएगा। कोई दूसरा मेरे साथ बैठा है, वो इसमें से जो फ्यूज है डिफेक्टिव है वो तलाश कर रहा है, उसके लिए सक्सेस वो होगी जब वो उसको फ्यूज मिलेगा। तो सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैंने टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो टेल सक्सेस है, और अगर मैंने फेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो फेल सक्सेस है, अगर मैंने गुड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तो गुड सक्सेस है, ठीक है ना। वो कहता है हर, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कॉइन फ्लिप करें, हेड आने का चांस क्या है? हेड आने का चांस है आपके पास 1/2। दोबारा ट्रायल करें, अब क्या चांस है? वही रहेगा 1/2। अब क्यों चेंज होगा? तीसरी दफा टॉस करने लगे हैं, तीसरा ट्रायल करने लगे हैं, अब क्या चांस है? अब भी वही है 1/2। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल है। द लास्ट वन, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल ही लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह कि एक ट्रायल का रिजल्ट जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे। पहली दफा मैंने ट्रायल किया, हेड आ गया, अब दोबारा करने लगा हूं तो क्या हेड आएगा कि नहीं? क्योंकि पहली दफा तो हेड आया था, तो आपने कहा ना उससे क्या ताल्लुक है। आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल। आल्दो ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तब हम प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल फार्मूला लगा के और उसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में ये इतनी डिटेल से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि जी चेक करें कि ये 4 कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं। आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगा कि सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाना तो आपने फौरन डिसाइड कर लेना है कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैंने फिर आपको इतनी डिटेल से क्यों आपको याद करवाई, ये एग्जामिनर पूछता है कि जी अगर ये कंडीशन हो तो बताएं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। क्या होने चाहिए? ट्रायल्स की तादाद मेंशन हो, हर ट्रायल की सिर्फ 2 आउटकम हो, आउटकम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल फिक्स हो, ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट हो। जिस एक्सपेरिमेंट में ये 4 प्री रिक्विजिट्स हैं बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करने के, ये 4 जो है वो प्री रिक्विजिट्स है। अब इसको अप्लाई क्या करना है? वो क्या फार्मूला जी? आप कहीं तो जा रहे हैं, वो फार्मूला वो है क्या फार्मूला? वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस, x कुछ भी, 2 सक्सेसेस, 3 सक्सेसेस, 4, मैंने कहा था 2 हेड, 3 हेड भी हो सकते हैं, 5 हेड भी हो सकते हैं, 5 सक्सेसेस, 5 बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मेरे लिए सक्सेस हो गए 5।
4 बॉयज की प्रोबेबिलिटी, तो सक्सेसेस की तादाद होगी 4, कितने में से, एन ट्रायल्स में से। हाँ, 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है जी 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे उसमें से 6 पास हों, तो मैं कहूंगा 6 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आउट ऑफ 10 ट्रायल्स। तो ये ऐसा फार्मूला हम बनाएंगे जो आपको, मैंने जनरल लिख दिया, एक्स सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा अगर हम इतनी दफा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपके पास होगा, बाइनोमियल फार्मूला आपके पास होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x। मैं इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक नोटेशन है NCX, इसे हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके कैलकुलेटर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आप आई थिंक सो डिवीजन का सिंबल देखें तो उसके शिफ्ट फंक्शन में ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, शिफ्ट फंक्शन में NCX P पावर X Q पावर N माइनस X। इसमें एक चीज तो हमें वो N नजर आ रही है, ये ट्रायल्स की तादाद को कह रहा है, ठीक है ना। और दो चीजें इसमें हमें नई चीजें नजर आ रही हैं, एक हमें P नजर आ रहा है और एक हमें Q नजर आ रहा है। तो ये P और Q क्या चीजें हैं, X नंबर ऑफ सक्सेसेस, कैपिटल X की बात कर रहा है वो, कि कितने सक्सेसेस की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको उसने एक जनरल नेम डिक्लेयर कर दिया X। N टोटल ट्रायल्स, भाई ये तो जरूर पता होने चाहिए वरना तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड ही नहीं होगी, ये तो प्री रिक्विजिट है। नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम N से लिखा करेंगे, N से। अब P क्या चीज है, ये वाला P जो इधर लिखा हुआ है, P कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगेन सक्सेस उसे कहना है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर टेल की कहनी है तो टेल सक्सेस है, और अगर हेड की फाइंड करनी है तो हेड सक्सेस। लेकिन किस में, इन अ सिंगल ट्रायल, यानी कि जिसको आपने सक्सेस डिक्लेयर कर दिया है, अगर एक दफा वो एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उस एक दफा एक्सपेरिमेंट करने में जिसको आपने सक्सेस डिक्लेयर किया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P कहेंगे। लाइक मैंने हेड को सक्सेस डिक्लेयर कर दिया है, एक दफा कॉइन फ्लिप करने लगा हूं, एक दफा जब कॉइन फ्लिप करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 50%, तो वो P कहलाएगी 0.5। जिसको आपने सक्सेस डिक्लेयर किया हुआ है सिंगल ट्रायल में, उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम P कहेंगे। अब आपको पता है कि जो भी आउटकम है वो या तो सक्सेस होगी या फेल होगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P कह दें, और हमें पता है टोटल जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 1 होती है, तो फिर फेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस P, इसे Q कह देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर। तो दो ही तो आउटकम आनी है, बाई का मतलब है दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक होगी सक्सेस और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P कह देते हैं, और एक होगी आपके पास फेलियर और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम Q का नाम दे देते हैं। और Q कैलकुलेट करना हो तो 1 माइनस P के साथ। N और P यानी कि ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इन्हें हम बाइनोमियल के पैरामीटर्स कॉल करते हैं। जब तक ये दो पैरामीटर्स आपको बाइनोमियल के एक्सपेरिमेंट में, बाइनोमियल के डेटे में नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक आप ये फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो अब आई थिंक सो क्लियर हो गया। NCX इनमें हम ट्रायल है, P पावर X P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q विच इज 1 माइनस P वो करेगा, और N माइनस X। अब ये जो स्मॉल x है, इस स्मॉल x का मतलब ये है कि जी आपने x को तो लिखा हुआ सक्सेसेस, आपने कितनी सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लाइक मैंने लिख दिया नंबर ऑफ हेड्स, मैं कहता हूं कि मैंने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो देखें ये स्टेटमेंट आई थिंक क्लियर हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स इज 2, नंबर ऑफ हेड्स इज 2। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
कि नंबर ऑफ हेड्स इज 2, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने कितने की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो कम से कम हो सकता है मैं 10 कॉइन फ्लिप करूं, हेड्स को मैंने सक्सेस कह रहा है, हो सकता है 10 के 10 दफा किसी दफा भी हेड ना आए, तो कम से कम हेड आ सकते हैं 0। आ ही नहीं ना सकता, हर दफा मैंने 10 दफा फेंका 10 की 10 दफा ही टेल आई हुई है, तो वो तो नहीं कहेंगे 10। अच्छा, एक कॉइन को 10 दफा फ्लिप कर दें या 10 कॉइन को एक दफा फ्लिप कर दें, ये एक ही एक्सपेरिमेंट है, वो 10 ट्रायल ही है, आप 10 कॉइन को ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने 10 कॉइन फ्लिप किए, सिर्फ एक पर हेड है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, 2 पर हेड है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है 10 कॉइन फ्लिप किए 11 पर हेड हो? तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, जितनी दफा जितने कॉइन आपने फ्लिप किए 10। तो जनरली फिर क्या बन गया कि बाइनोमियल में कम से कम वैल्यू 0 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है जितने ट्रायल होंगे। अगर 10 कॉइन फ्लिप किए हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही हो सकता है ना 10 के 10 कॉइन पर ही हेड आ जाए, इससे तो ज्यादा नहीं ना आ सकता। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो जो फार्मूला आपने याद करना है, मैं उसको एक दफा फिर इस फार्मूले को लिख देता हूं कि अगर आपने फार्मूला याद करना है तो फार्मूला याद करने के लिए जो हमारे पास है वो हम लिख प्रोबेबिलिटी एक्स सक्सेसेस इज इक्वल टू कितनी सक्सेसेस आपने कैलकुलेट करना है, एक्स जनरल नेम है। कैसे आप कह दें एक्स है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो मैं पूछूंगा अच्छा किसी एक का तो नाम बताएं, अली, तो वो स्मॉल एक्स होगा ना, नेम ऑफ स्टूडेंट इज अली ऐसा कह लें, एक्स नेम ऑफ स्टूडेंट इज अली, तो इससे ये मुराद होगी इज इक्वल टू NCX P पावर X एंड Q पावर N माइनस X। तो ये आपके पास फार्मूला होगा और जिसमें ये जो Q होगा ये 1 माइनस P के बराबर होगा और P क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन परफॉर्मिंग दैट ट्रायल सिंगल टाइम, एक दफा, और P प्लस Q जो होगा वो 1 और इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो NP कहलाएंगे। तो ये हम आपके पास सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो फुल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो NCX P पावर X और Q पावर P प्लस Q इज 1 और 2 पैरामीटर्स हैं इसके NP। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम क्वेश्चंस करते हैं इसके रेलेवेंट। इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 दफा कोई सिक्का जो है वो थ्रो किया गया है और आगे उसने क्वेश्चन कर दिया। बिल्कुल 3 कॉइन तो मुश्किल नहीं थे, आप सैंपल स्पेस भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला जो बन गया है तो एग्जाम में भी आप ऑप्शन यूज करें। कहता 3 सिक्के थ्रो किए गए हैं या एक कॉइन को 3 दफा थ्रो किया गया है। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। सबसे पहले ज़ाहिर है ये एग्जाम में क्वेश्चन है, अभी तो आप कर रहे हैं तो आप फौरन कहें जी बाइनोमियल, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ गया है तो आपने सोचना है ये कोई फार्मूला जो 4 सर ने फार्मूले पढ़ाए थे किसके तहत इसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो कॉइन को 3 दफा थ्रो किया जा रहा है तो सिंगल ट्रायल से मुराद होगी कॉइन को एक दफा फ्लिप करना, ठीक। क्या कॉइन को एक दफा फ्लिप करेंगे तो क्या वो बाई आउटकम आएंगी, यानी कि सिर्फ 2 ही आउटकम आएंगी? हाँ 2 ही आएंगी, या वो हेड आएगा या वो टेल आएगी। बस यहीं से आपको क्लियर हो गया कि ये बाइनोमियल फार्मूले से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो पहचानना पड़ेगा ना, तो मैंने कहा ना कि बड़ा वो 4, अच्छा वो जो मैंने आपको 4 कंडीशनें बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाई थी वो फिल हो रही हैं। पहली कंडीशन थी ट्रायल की तादाद मेंशन हो, 3 बता तो दिया है। दूसरी कंडीशन थी कि हर आउटकम की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो, तो 2 ही है, हेड आएगा टेल आएगा। तीसरी कंडीशन थी कि जो सक्सेस क्या है वो हर ट्रायल में सेम है, तो यहाँ कहाँ चेंज होगी, अगर एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो तो दूसरे पर भी तो वही है, तीसरे पर तो वही है। और फिर मैंने कहा था ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो ऐसा ही है, पहले ट्रायल के ऊपर क्या आएगा या पहले कॉइन के ऊपर क्या आएगा वो दूसरे को तो नहीं इन्फ्लुएंस करेगा।
तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपने 3 चीजें मेंशन करनी है। एक्स, अब एक्स नंबर होगा, लेकिन हेड के टेल ये देख लिया करें यहां से, ये अभी 2 को छोड़ दें। आपकी इंटरेस्ट है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, और आपके लिए जो सक्सेस है वो इस वक्त हेड्स है ना, वो कितनी है वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिक्लेयर करना है कि मेरी जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो हेड्स में है। कितने हेड्स में है वो बात की बात है, तो मैंने जनरली इसका नाम लिख दिया नंबर ऑफ हेड्स। एन जरूर होगा, वरना तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से डेटा आ ही नहीं सकता। 3 कॉइन है, N3 है। अब P के लिए आपने यहां देखना है, ये सक्सेस है। जो नंबर का वर्ड है ना, नंबर का वर्ड, इसको आपने प्रोबेबिलिटी के वर्ड से रिप्लेस कर देना है, तो बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। वहां था नंबर ऑफ हेड, और यहां बन गया वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन सिंगल ट्रायल। अब यहां ट्रायल से मुराद है एक कॉइन, तो सिंगल कॉइन। तो सिंगल कॉइन के ऊपर क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? 50%, 0.5। तो मेरे को पैरामीटर्स मेरे कंप्लीट हो गए। यही 2 चाहिए थे। Q भी मुझे चाहिए था, लेकिन Q1 माइनस P होता वो भी 0.5 ही होगा इस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जब हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने जी पता चल गया हमें कि किस डेटा से, किस डिस्ट्रीब्यूशन से ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो फिर अगला काम ये होगा कि आप इसकी जो है वो हेड्स की तादाद जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। उसने कहा है एग्जैक्टली 2। अब ये वर्ड 2 है, तो इसका मतलब है x एक जर्नल नेम है, नंबर ऑफ हेड्स, और यहां अब स्पेसिफाई कर दिया। तो इस स्टेटमेंट को लिखना हो तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स को x का है इज 2। तो आगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। पॉसिबल वैल्यूज लिख लिया करें। पॉसिबल हो सकता है तीनों में से किसी कॉइन पर भी हेड ना आए, एक हेड भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, और 3 भी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ा करें, ये मेरी इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है, सिर्फ इस आउटकम में है। तो x की वैल्यू जो है वो मैंने 2 रख के और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। NCX P पार x Q पार n माइनस x 3C2, जो N3 है C2 है, P 0.5 है, मेंशन है 2, और Q जो है वो भी 0.5 इस एग्जांपल में। हो सकता है अगली एग्जांपल में कुछ और आ जाए, और n माइनस एक्स, तो ये आपके पास आंसर आ गया 3/8। इसको अगर आप सैंपल स्पेस भी बना के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सैंपल स्पेस से भी कुछ इसी किस्म के ही आंसर जो हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये ना ऐसे किया करें, यानी कि जब आप पहचान लें कि हाँ ये पता चल गया है कि ये बाइनोमियल से हैं, तो ये 3 इंफॉर्मेशन ना अलग करके लिख लिया करें। ठीक, उसके बाद ये पॉसिबल वैल्यूज लिख दिया करें। कहां से स्टार्ट करनी, 0 कहां तक जाना, जहां तक n होगा। एटलीस्ट 2 हेड, कम अज कम 2 हेड, कम अज कम 2। इसका मतलब है कि हेड्स की जो तादाद होगी वो 2 और या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। तो कितने हो सकते हैं? 2 या 3, 2 और 3। इसको हाईलाइट कर लिया करें, मार्क कर दिया करें कि जी हमने 2 की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है और 3 की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो 2 की भी करनी है और 3 की प्रोबेबिलिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखें, ये मैंने टाइम सेव किया है। कोशिश है कि सिर्फ आपको सॉल्व ही ना किया जाए, बल्कि आपको जरा थोड़ी सी टाइम सेविंग भी बताई जाए। फिलहाल ये कैसा है, कल आपने अपने कैलकुलेटर, चूंकि फिर अभी टाइम कम है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कल आपने अपने कैलकुलेटर्स जो हैं वो थोड़े से तैयार रखने हैं और ढूंढ के रखना है खुद ही। आपने हिंट दे रहा हूं, वो शिफ्ट फंक्शन में है, कुछ इस तरह का होगा वो, ऐसे करके एक की आपको अवेलेबल होगी। ये बिल्कुल ऐसे मैंने वहीं से इसको यूज किया है, ये यानी कि वहां पर आपको ना ये 2 बॉक्सेस से मिलेंगे, तो आपने खुद ढूंढ के रखना है कि आपके कैलकुलेटर में ये की जो है वो कहां पर
अवेलेबल है। ये बहाल नेक्स्ट जो है कल के लेक्चर में ये चीज करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, फिलहाल आपने यही जो डेटा सेट है जिसमें n आपके पास 3 था, p आपके पास 0.5 था, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 2 और 3। ऐसे था ना, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, कम से कम 2, तो 3 नहीं हो सकते, हाँ भी ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इट मींस कि पहले आपने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ हेड इज 2, और की वजह से, इस और की वजह से क्या है, प्लस करना है, और फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 हेड। फार्मूला हमारे पास है NCX 0.5 पावर 2 एंड 0.5 पावर n माइनस x, n 3 है, x 2 है, तो वो 1 आ जाएगा। फिर ये प्लस, दोबारा फार्मूला लिखना है, लेकिन इस दफा x जो है वो 3 है, 0.5 पावर 3, 0.5 जो कि q है, एंड 3 माइनस 3। ये आपने, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसे चाहे नोट कर लें, ये आपने खुद मैनुअली करना है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है 3C2, इसको अगर मैनुअली सॉल्व करना हो, शायद आपने कभी किसी क्लास में इसे पढ़ा हो, जिस तरह से कोई स्क्वायर ओपन करते हैं, समझ ले मैंने कॉम्बिनेशन ओपन किया है। ये जो सिंबल है, दिस वन, दिस सिंबल इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सिंबल मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है कंसेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करते जाना अप टू 1, जब तक एक ना आ जाए। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको अगर मैं लिखूं 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। ये से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो एक्चुअली ये जो 3C2 मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन अलग से परफॉर्म करें तो ये 3 आ जाएगा, और बाकी ये फिर साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड देन सेकंड, आप नोट करें, ये लेंथी हो जाएगा ना, अभी 2 हैं, कभी जाके शायद हमें 3 की करनी पड़े, कभी 4 की करनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर एक फंक्शन पढ़ेंगे, उस फंक्शन को हम एक्चुअली ये इंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखें यहां पर मैंने x ही लिख दिया है, यहां पर मैंने 2 या 3 नहीं लिखा, यहां पर x ही लिख दिया है, 2 या 3 नहीं लिखा, यहां पर x ही लिख दिया है, और उसके बाद कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई तुमने x को 2 से लेना है और 3 तक तुमने जाना है, और देन प्लस भी करते जाना है। तो कैलकुलेटर सबसे पहले ये 2 रखेगा, जहां जहां उसे x नजर आएगा वो कहेगा पहले ये तो काम करूं ना जो मुझे कहा गया, बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। कहता जी हो गया, अब बताएं। फिर वो पढ़ेगा अच्छा सम करना है, उन्होंने सम कर दिया जी, ये लें। अब कहां तक पहुंचना है, 3 तक, वो फिर x को 3 कर देगा, और फिर ये सारा फार्मूला दोबारा से लिखेगा। 3, ये 3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 3, कहां तक जाना जी, 3 तक पहुंच गया। ओके, हम जैसे ही इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने फिलहाल आपको कहा मैनुअल करनी है, मैनुअल यानी कि मैनुअल से मुराद खुद करें, इसको लैदा करें, इसको लैदा करें, इसको लैदा करें, देन ऐड करें। कैलकुलेटर ये सारा काम आपके लिए खुद ही कर देगा। कब, जब हम ये फंक्शन पढ़ लेंगे। हम उसे कहेंगे भाई x को 2 से लेके 3 तक लेके जाओ, और आगे मैंने फार्मूला लिख देना। तो ये चूंकि थोड़ा सा लेंथी है, तो कल इंशाल्लाह हमने यही काम करना है। तो बी रेडी, अपने कैलकुलेटर्स आप रेडी कर लें, और मैंने कहा है कि ये जरा की आपने ढूंढ के रखनी है,
ये कहाँ पर अवेलेबल, ऐसे करके आपको की जो है वो मिलेगी। और ये कहीं ना आपको जो राइट मोस्ट कैलकुलेटर्स के बटन है, टॉप राइट पे जो 2-3 बटन है टॉप राइट पे, वहां पर आपको कहीं ये मिल जाएगी। फिलहाल आप कल इसको ढूंढ के रखेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं, तो वो भी इंशाल्लाह कल मैं आपसे पहले वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट। ठीक है जी। हाँ, अब हम अपनी मीटिंग को क्लोज कर लेते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।